नमस्कार दोस्तों, सीटेट परीक्षाओं में जब मैथ के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिसमें सीरीज के भी क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो सीरीज के क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें देखेंगे कि मैथ का डर खत्म हो जाएगा पेडागोजी का। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अपडेटेड कंटेंट मिल सके जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि दिए गए पैटर्न का अगला पद बताइएगा कि क्या होगा। तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस को करना कैसे होता है, पहला जो होता है रिलेट करना दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से, ठीक है, और चौथा पांचवे से। तो यहाँ पर देखेंगे एक है, एक के बाद क्या है चार, चार के बाद क्या है नौ, नौ के बाद क्या है 16। तो यहाँ पर देखोगे कितना बन रहा है, तीन बढ़ रहा है, फिर उसके बाद पाँच बढ़ रहा है, फिर उसके बाद सात, सात बढ़ रहा है, फिर कितना बढ़ेगा नौ, क्योंकि दो दो की वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, एक के बाद चार आया, तीन बढ़ा, चार के बाद नौ आया, पाँच बढ़ा, नौ के बाद 16 आया, सात बढ़ा, सात के बाद नौ बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा 25। अब ऑप्शन देखेंगे 25 कहाँ कहाँ पर है, तो 25 कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसको हमने गलत कर दिया। अब जेड के बाद क्या आता है वाई, वाई के बाद एक्स, बैक जाएंगे, ठीक है, और एक्स के पहले डब्लू, डब्लू के बाद क्या होगा भी के बाद क्या आता है यू, लेकिन हमें क्या चाहिए भी, तो भी देखेंगे कहाँ कहाँ है, तो 25 के बाद भी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके के कुछ पैटर्न वाले सवाल बनते हैं, इसको प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइएगा, यहाँ से एक नंबर आप लूटने वाले हो। मैथ का क्वेश्चन और वैन हिले ना ऐसा हो नहीं सकता। निम्नलिखित में से कौन सा वैन हिले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का स्तर नहीं है। तो पहला जो उनका आप देखोगे 5 स्तर जो बताया है उसमें पहला है विजुअलाइजेशन, दूसरे की अगर हम बात करेंगे तो एनालिसिस, तीसरे की बात करेंगे तो वो है अनौपचारिक, चौथा जो है वो औपचारिक, और पांचवा जो है स्वयं सिद्धि। लेकिन यहाँ पर कंक्रीट जो मूर्त संचालन है वो कौन सी अवस्था है, तीसरी अवस्था है, और वो किसकी अवस्था है, वो है जीन पियाजे की, जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर पूछा स्तर नहीं है, उस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, अब दृश्यक्रम में क्या होता है, बच्चा जो है ना वो आकृतियों को पहचानने लगता है, मतलब कि ये सर्कल है, ठीक है ना, जैसे गेंद को क्या बोलेगा सर्कल, ठीक है। अब जैसे कि समोसे को क्या बोलेगा ट्रायंगल, ठीक है, तो समोसे को रिलेट कर देगा ट्रायंगल से, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखिए विजुअलाइजेशन समझ गया, रोटी को देख करके बोलेगा मम्मी रोटी, सर्कल सर्कल सर्कल, ठीक है, तो यहाँ पर विजुअलाइजेशन वाली प्रोसेस है। समोसे को देख के ट्रायंगल बोले, विजुअलाइजेशन वाली प्रोसेस है। दूसरा सवाल बनता है कि वो थोड़ी सी विशेषता बताने लगता था, बी से विशेषता, बी से विश्लेषण, याद रखिएगा जब भी विशेषता बताने लगे, जैसे कि चार भुजाएं जो हैं बराबर हो उसको स्क्वायर कहा जाता है, जिसकी तीन भुजाएं बराबर हैं या तीन भुजाओं वाली आकृति को ट्रायंगल कहा जाता है, चार भुजाएं वाली आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है, स्क्वायर कहा जाता है, रेक्टेंगल कहा जाता है। ये विशेषताएं अगर बताने लगे उसको एनालिसिस कहा जाता है। बाकी इन्हीं दोनों से सवाल ज़्यादातर बनते हैं, और एक कौन सा स्तर नहीं है इससे सवाल बनता है। इससे ज़्यादा करोगे तो पीएचडी होगी, और उससे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं नहीं तो वो बेवजह की बातें होंगी, बट फिर भी मैं एक बारी बता देता हूं कि उसमें क्या चीजें हो सकती हैं। तीसरा जो होता है अनौपचारिक, जिसमें कि बच्चा जो है वो संबंध स्थापित करने लगता है, ठीक है। तीसरा जो होता है अनौपचारिक, जिसमें बच्चा संबंध स्थापित करने लगता है, कहने का मतलब फॉर्मूला वगैरह ज्ञात करने लगता है, ठीक है, फॉर्मूला वगैरह लगा करके चीज़ों को करने लगता है। जैसे कि स्क्वायर निकालना है सर्कल का, तो यहाँ पर क्या करता है पाई आर स्क्वायर करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और आप देखोगे तो रेक्टेंगल का या फिर स्क्वायर का भी फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर देता है। चौथे स्टेज की अगर हम बात करें तो चौथे में क्या करेगा, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पहुंचेगा, सिर्फ स्क्वायर का एरिया नहीं निकालेगा, बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करके वो चीज़ों को कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ढूंढने लगता है, ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। थोड़ा सा तीसरे के बाद अब जब आगे बढ़ोगे ना दोस्त, तो तीसरा और चौथा ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलता है, लेकिन पांचवा जो देखोगे ना दोस्त, उसमें वो खुद के ही कुछ सिद्धांत बनाने लगता है, जैसे कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है, ठीक है ना, जैसे कि बल्ब का आविष्कार करना। इस तरीके के जो पांचवा सिद्धांत है ना बहुत बड़े लेवल का होता है और बहुत कम लोगों में विकसित होता है। तो पहले और दूसरे से सवाल बनता है, इस पर ज्यादा फोकस कीजिए। तीसरा और चौथा जो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, संबंध बनाना होता है, सत्यापित करना होता है, लेकिन उससे सवाल बनते नहीं है। तो याद रखिएगा बी से विशेषता, बी से विश्लेषण, और जब आकृतियों को पहचानने लगता है विजुअलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, गणित में निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत सम्मिलित होगा छात्रों की अवधारणात्मक समझ पर विस्तृत प्रतिपुष्टि, कक्षा में फेल और पास बच्चों की संख्या की प्रतिशतता के अनुसार केवल, तो ये गलत हो गया। मूल्यांकन कैसे करोगे यार, फेल पास और केवल सामूहिक प्रगति, तो केवल गलत हो गया ना, और फेल पास तो ऐसे ही नेगेटिव है। संपूर्ण वर्ष में छात्रों की प्रगति, ये इंपॉर्टेंट है, आकलन करने का अच्छा तरीका है।
गणित में अधिगम के न्यूनतम स्तर को जानना, तो ये गलत हो गया। न्यूनतम स्तर, किसी स्तर की हम अगर बात करेंगे तो वो भी निगेटिव हो जाता है। तो आंसर नंबर सी जहां पर होगा वो राइट आंसर होगा, और बी और डी जहां होगा गलत होगा। तो बी है तो ये गलत हो गया, बी है तो गलत हो गया, बी है तो गलत हो गया, तो ए और सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब हमें ए नहीं पता था, फिर भी हम लोगों ने क्या करा, आपके बी गलत कर दिए, बी गलत कर दिए, बी गलत कर दिए, तो हमारा सारा आंसर आ गया ए और सी। तो क्वेश्चन को टैकल करने का ये भी एक तरीका होता है दोस्त, ठीक है। पर विस्तृत यहाँ पर प्रतिपुष्टि की बात की जा रही है, छात्रों की अवधारणात्मक समझ की बात की जा रही है, तो पॉजिटिव है ही। बट मैं एक अप्रोच बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस अप्रोच से आप क्वेश्चंस को करोगे तो बड़े आराम से बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को डील करोगे। चलिए अब जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को देखेंगे। पहले एक दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं, इसलिए मैं उन क्वेश्चंस को लेता हूं ताकि चीज़ें आपकी समझ बूझ जो है थोड़ी सी विकसित हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गणित में मानचित्र के बारे में सही नहीं है? मानचित्र उच्च गणित में कई विषयों का आधार मूलाधार बनाता है। अब बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, नहीं है और यहाँ पर उच्च गणित आ गया, सही मार के आगे बढ़ो, लेकिन गलत। रुको, ठहरो जरा, थोड़ा सा चीज़ों को सोचो कि यहाँ पर मानचित्रण की बात की जा रही है। सिर्फ गणित में यहाँ पर गणित सिखाने की बात नहीं की जा रही है, कि प्राइमरी लेवल की बात नहीं की जा रही कहीं भी। यहाँ पर बात की जा रही है सिर्फ कि गणित में मानचित्र के बारे में क्या सही नहीं है। तो याद रखिएगा, गणित में जब आप ज्योमेट्री पढ़ते हो, जैसे कि ट्राइंगल बनाते हो, तो क्या आपको वहाँ पर मानचित्र की जरूरत नहीं पड़ती है क्या? रेक्टेंगल में जरूरत नहीं पड़ती है क्या? ठीक है ना, पड़ती है। तो मानचित्र का आधार उच्च गणित में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए दूसरा, मानचित्र दिक् स्थान संबंधी सोच को मजबूत करता है। कल भी मैंने इस चीज के बारे में बताया था, त्रिविमी और त्रिबीम के बारे में। तो द्विस्थान मतलब दो स्थानों की बात करता है। जैसे पेंसिल का आप देखोगे तो जहां से लिखते हैं और पेंसिल जहां पर कैप लगाते हैं, उन दोनों को मानचित्रण के द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये दो स्थानों की अगर जहां पर बात करें तो मानचित्रण दिक् स्थान संबंधी सोच को मजबूत करता है, ये भी फैक्ट है, ठीक है। दो स्थानों को जोड़ने का, जैसे स्कूल, स्कूल से घर, मानचित्र के थ्रू इन चीज़ों को दिखाया जा सकता है, ठीक है, पॉसिबल है। मानचित्र समानुपाती सोच को बढ़ावा देता है, ये भी फैक्ट है दोस्त। जैसे आप लोग ज्योमेट्री पढ़ोगे तो उसमें देखोगे समरूपता के बारे में पढ़ाई की जाती है। जैसे कि एक आकृति सेम है तो दूसरी आकृति सेम होती है, इस तरीके की समरूपता बीजगणित में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखा जाए मानचित्र में केवल अपने आसपास के मानचित्र का आरेखन शामिल है। तो यहाँ पर देखिए इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने करी, लेकिन वो भी हमें न करने की रिक्वायरमेंट होती है अगर हमने इस चीज़ को पढ़ लिया होता केवल। तो मानचित्र में केवल अपने आसपास के मानचित्र का आरेखन शामिल होता है, ये बात गलत है, केवल गलत है, निगेटिव है। और क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए, तो निगेटिव निगेटिव मिलकर के एक नंबर आपको देंगे आपकी झोली में, ठीक है। तो इस एक नंबर को लेना है आप लोगों को, तो मेहनत थोड़ी सी इस तरीके से करनी पड़ेगी। बट मेरा काम क्या है, समझाने का, तो मैं आपको चीज़ों को समझाते हुए चल रहा हूँ। बाकी आपका जो दिमाग है ना, वो अब धीरे धीरे खुलना स्टार्ट होगा, मज़ा आएगा आपको, धीरे धीरे देखना आप, इतना मज़ा आएगा आप कहोगे कि सर पहले क्यों नहीं मिले, ताकि और चीज़ें देखिए। अब यूट्यूब का एल्गोरिदम है, आप तक नहीं पहुंचा, लेकिन आज पहुंचा, तो आज इसका फायदा जरूर उठाइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक सवाल बनता है कि निम्न में से कौन सा बंद सिरे वाला सवाल है। दो तरीके के सवाल होते हैं, एक बंद सिरे वाला मतलब कि आपका नाम क्या है, आपने सीधे अपना नाम बोल दिया, वो होता है बंद सिरे वाला सवाल। एक होता है खुले सिरे वाला सवाल, कि अपने बारे में कुछ बताइए, अपने माँ बाप के बारे में कुछ बताइए, अपना बैकग्राउंड बताइए, तो वो होता है खुले सिरे वाला सवाल। क्या पूछा है, बंद सिरे वाला, मतलब आपका नाम क्या है। अब मतलब बंद है, मतलब एक सवाल का जवाब सिर्फ एक बार में ही देना है, तो मेरा नाम फला है, ठीक है। अब यहाँ पर चार ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सिंपल एक लाइन में ही बोला जाएगा, एक वर्ड में ही बोला जाएगा। तो ऐसी 5 संख्याओं की सूची बनाओ। अब एक चीज याद रखिएगा, जहां पर भी बनाओ आ जाए, जहां पर भी बनाओ आ जाए, समझ लेना कि वो खुले सिरे वाले प्रश्न है, मतलब कि बनाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ठीक है, बनाओ, ये खुले वाले प्रश्न है। ऐसी आकृति बनाओ, ये भी खुले वाले प्रश्न है। 78 184 के बीच 5 पूर्ण संख्याओं की लिखिए। तो यार 78 से लेकर के 84 तक अगर 5 पूर्ण संख्याओं की बात करें तो 79, 179, 180, 182, 181, 182, 183, लगभग 5 संख्याएं हैं। तो मेरे से अगर पूछा गया, मैं आपसे पूछूं कि 20 से 25 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो आप बोलोगे 20 से 25 के बीच में सर 4। हो गया बंद सिरे वाला सवाल। यही तो पूछ रहे हैं यहाँ पर कि बंद सिरे वाला सवाल बताओ। तो 178 से 184 के बीच में पूर्ण संख्या कितनी है, 5 है, बात खत्म, खल्लास। ऐसी 5 संख्याओं के 2 समूहों की सूची बनाओ। बनाओ मतलब कि खुले सिरे वाले सवाल। जब भी आपसे बोले बनाओ, और ये सवाल बनता है, बंद सिरे वाला 1 नंबर का आएगा ही आएगा, बंद सिरे वाला, खुले सिरे वाला। जहां पर आपको बोले बनाओ तो बना देना आप लोगों को खुले सिरे वाला, मतलब बनाना पड़ेगा, मतलब मेहनत करना पड़ेगा, मतलब कि एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। जहां पर एक्सप्लेनेशन करना पड़े वो खुले सिरे वाले सवाल हैं, जहां पर एक्सप्लेनेशन नहीं करना पड़ता है बंद वाले सवाल होते हैं। जैसे आपका नाम क्या है। आई होप चीज़ें
क्लियर हो रही होंगी, मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, मज़ा आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोज़ को आप देखो और सीखो, क्योंकि सीखना बंद नहीं होना चाहिए। चलिए, एक बहुत हलवा प्रश्न है आप लोगों के लिए कि निम्न में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है। तो संख्याओं के प्रकार की बात करेंगे तो गुणन, गणन, गणना करने वाली संख्याएं होती है, क्रम सूचक संख्याएं भी होती हैं, सौंदर्यपरक संख्याएं नहीं होती हैं, अंकित संख्याएं होती हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। लेकिन सौंदर्य पर कभी देखा है आपने कि यार 2 कितना खूबसूरत लगती हो तुम, 3 कितना खूबसूरत लगते हो, 4, ऐसा कुछ सुंदरता वाली चीजें देखी हैं कि आपने संख्याओं में कभी खूबसूरती देखी है, सौंदर्यता देखा है? कुछ भी नहीं होती इसमें। ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये इसमें खूबसूरती डिफाइन की ही नहीं जा सकती, इनका काम कुछ अलग है, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए, बी और डी। लेकिन ऑप्शन नंबर सी का काम क्या है, आपको सिर्फ 1 नंबर देना, क्योंकि इतना अच्छा प्रश्न है, इतना आसान प्रश्न है कि आपको 1 नंबर दे करके जाएगा और आपके टैलेंट में खूबसूरती भरेगा। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्न में से कौन सा लक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मतलब कि प्राथमिक स्तर की बात कर दी गई है, अब प्राथमिक स्तर के हिसाब से आपको सोचना है कि गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए गणित की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक है, उसमें से कौन सा महत्वपूर्ण, एक 4 ऑप्शन हैं, उसमें से क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए। आपके सामने एक प्राथमिक स्कूल की एक गणित की पुस्तक आ गई है, उसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आप बताइए कि उसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो अवधारणाओं का संदर्भों के साथ परिचय देना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट हैं जो कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट जो होने चाहिए कॉन्स्ट्रक्चुअल होने चाहिए, कहने का मतलब है कि लॉजिकल होने चाहिए, जो बच्चों से जुड़े होने चाहिए। ठीक है, अभ्यास कराने के लिए इसमें केवल, गलत हो गया ना, केवल बहुत से प्रश्न होने चाहिए, मतलब कि मैक्सिमम प्रश्न हो जाए तो बच्चे अभ्यास करें। यार ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस नहीं है कि आपको बार बार अभ्यास करने, इतने सारे एमसीक्यूज करके जाओ, नहीं, ये प्राथमिक स्तर की बात की गई है, इसको याद रखिएगा आप। यह आकर्षक और रंगीन होने चाहिए। देखिए, रंगीन तो समझ में आता है यहाँ पर, लेकिन आकर्षक होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त। रंगीन होना चाहिए, चार्ट होना चाहिए, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन आकर्षक इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखिएगा। अवधारणाओं का परिचय मानक कलन विधियों द्वारा दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा, अवधारणाओं का परिचय देना चाहिए, अवधारणाओं का परिचय मानक कलन विधियों द्वारा दिया जाना चाहिए। तो विधियां, मतलब कि विधियां गलत चीज़ होती हैं। विविधता इंपॉर्टेंट है, विभिन्नता इंपॉर्टेंट है, लेकिन विधियां जो है ना, अगर किसी विधि से लेकर के चीज़ों को लेकर के चलोगे तो विधियां जो होंगी गलतियां करने पर मजबूर करेंगी आपके क्वेश्चंस को। कहने का मतलब है कि किसी एक विधि से बच्चों को सिखाओ तो ये गलत है। मानक मतलब स्टैंडर्ड की बात की जा रही है, मतलब एक स्टैंडर्ड ऐसी विधि है जिसके द्वारा बच्चों को ये अवधारणाओं के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में परिचय देना चाहिए। ठीक है, तो वो किसी भी स्टैंडर्ड तरीके से बच्चों को नहीं सिखाना है, उस तरीके से सिखाना जिस तरीके से बच्चे सीखना चाहते हैं, तो उनके संदर्भ के हिसाब से परिचय देना है, जिस तरीके से वो सीख सके। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट है इस क्वेश्चन के लिए आंसर होने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। एनसीएफ से सवाल बार बार बनता है और एक अच्छा सवाल आप लोगों के सामने है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में चिंतन और तर्कण का एक निश्चित तरीका आविष्टित है, यह दृष्टि चरित्रार्थ की जा सकती है। कहने का मतलब है कि चिंतन करना और रीजनिंग, जिसका पहला हम लोगों ने क्वेश्चन करा है कि निश्चित तरीका होता है, यह दृष्टि चरितार्थ की जा सकती है। मतलब इस तरीके के बारे में बताइए कि ये तरीका जो है ये क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का क्या मतलब बनता है एनसीएफ 2005 के हिसाब से। तो छात्रों को विशेष अनुशिक्षण दे करके, विशेष की बात की गई है, गलत हो गया, याद रखिएगा, छात्रों को बहुत विशेष की अगर बात कर दी जाती है तो नेगेटिव हो जाता है। अन्वेषण, उपागम, हस्त कौशल सामग्री का उपयोग, अवधारणाओं का वास्तविक जीवन से संबंध जोड़ना, आप कुछ देखना ही नहीं है। एनसीएफ क्या बात करता है, वास्तविक जीवन से चीज़ों को जोड़ना। अब जब आपको यहाँ पर वास्तविक जीवन से चीज़ों को जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो आंख बंद करिएगा और दिमाग को कहिएगा ऑप्शन नंबर बी 1 नंबर हमने लूटा, आंसर नंबर सेकंड आंख खोल करके लगाना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हम ऑप्शंस और भी देखेंगे, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया। पाठ्यपुस्तक निगेटिव, दोबारा निगेटिव। पाठ्यपुस्तक दी गई समस्या, प्रश्नों को हल करने पर बल देना, तो बल देना नहीं है, निगेटिव होता है। हल करना इंपॉर्टेंट नहीं है, निगेटिव है। तो इन सभी निगेटिव वर्ड्स को भी देखना है कि क्या ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों को परेशान कर सकते हैं और इनके ऑप्शंस क्या परेशानियां सामने लाएंगे। इन परेशानियों को हल करने का एक ही तरीका, जितने टैग वर्ड्स कराए हैं उन टैग वर्ड्स को जरूर देखिएगा और इनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी।
एक गणित के शिक्षक के रूप में आप बच्चों के गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संभावित शिक्षकों को क्या परामर्श देंगे? कहने का मतलब है कि ये गणित के शिक्षक के रूप में मैं एक गणित का शिक्षक हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए जो संभावित शिक्षक हैं उनको क्या, जैसे कि आप लोग गणित के शिक्षक बनने वाले हैं और मैं गणित का शिक्षक हूँ, तो मैं कुछ ऐसा सलाह आपको देना चाहता हूँ जिससे कि आप आने वाले जो बच्चे हैं उनका भविष्य बर्बाद ना करें, आबाद कर दें, ऐसे पढ़ाएं जो कि इम्पोर्टेंट है, जिस तरीके से बच्चे सीखते हैं। तो आपको किस तरीके से मैं आपको सलाह दूंगा, देखिए मैं क्या सलाह दूंगा आपको कि बच्चों को अभ्यास करने के लिए अधिक से अधिक पुस्तकें उपलब्ध कराएं। ये मैं कभी नहीं कहूंगा आपको कि अधिक से अधिक पुस्तकें दिलाएं, ठीक है। बच्चे तो एक पुस्तक कंप्लीट कर ही नहीं पाते, तो अधिक से अधिक पुस्तकें दिलाने का कोई मतलब तो बनता ही नहीं है। बच्चे तो ऐसे ही परेशान हो जाएंगे कि यार इतनी सारी किताबें, इतनी मोटी मोटी किताबें, सर पढ़ाते नहीं है, सिर्फ किताबें दिला देते हैं, ठीक है, समझ में आना जाना कुछ है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। किताबों पर जोर नहीं देना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अभिभावकों को परामर्श देना है कि वह बच्चों को घर पर ट्यूशन लगाएं। ट्यूशन लगाने के लिए बिल्कुल भी हम नहीं कहेंगे और ना ही एनसीएफ कहता है ट्यूशन पढ़ाने के लिए, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो ट्यूशन पढ़ाना नहीं है, बच्चों को ये नहीं कहना है कि ट्यूशन पढ़ाएं। तो फिर आप किस लिए पैसा ले रहे हो जब बच्चा ट्यूशन ही पढ़ेगा? तो आपको स्कूल में ही बच्चों को सिखाना है, जिस तरीके से सीखे उस तरीके से सिखाना है। और इसी वजह से देखो, टीचर जो है ना एक बहुत ही नोवेल प्रोफेशन है, बहुत ही बारीक प्रोफेशन है एक तरीके से बोले तो, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि टीचर बनने का मतलब है सैलरी मिल रही है तो टीचर बन गया, ऐसा नहीं है। बच्चों को आप सिखा दो ना तो आप वाकई में टीचर हो। सैलरी लेकर के बस नाम हो गया कि एक शिक्षक हो, लाइफ आपकी सेट है, लेकिन आप दूसरों की लाइफ सेट नहीं कर पा रहे हो तो आप टीचर नहीं हो दोस्त। इस चीज़ को याद रखिएगा। आप जब शिक्षक बने तो आप ऐसा सोचें कि जो आपको पैसा मिल रहा है, आपकी लाइफ तो सेट है, लेकिन सामने वाले की लाइफ आप सेट कर दो। और अगर वाकई में आपने 100-50 लोगों की लाइफ अगर सेट कर दी ना, तो आपसे बढ़िया कोई इंसान हो ही नहीं सकता। आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी खूब होगा, ठीक है। तो बच्चों को उनके उदाहरणात्मक और कार्यविधिक ज्ञान के बीच में संबंध स्थापित करने में सहायता करना, ठीक है। बच्चों को उनके उदाहरणात्मक, जो बच्चों के कॉन्सेप्ट हैं, जो बच्चे कार्य कर रहे हैं, जो उनके बीच में ज्ञान है, उनके बीच में संबंध स्थापित करना इंपॉर्टेंट है दोस्त। ये ठीक है। मैं कहूँगा कि जो बच्चे जो हैं, जिनका जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से अपने ज्ञान को जानते हैं, जो चीज़ जानते हैं, जो कॉन्सेप्ट है, उन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करवाइए, उन बच्चों को उस तरीके से सिखाइए, तभी जाकर के बच्चे सीखेंगे। तो आंसर नंबर 3 जो होगा अप्रोप्रिएट लग रहा है। अगला आंसर देख लेते हैं। वर्ष के अंत में बच्चों के लिए औपचारिक कक्षाओं की योजना तैयार करना, तो ठीक है, ये आपका नहीं होगा। वर्ष के अंत में जब औपचारिक कक्षाओं की जो व्यवस्था करोगे, तो बाकी आप वर्ष के शुरुआत में क्या करोगे ये तो बताओ। शुरुआत में तो इंपॉर्टेंट है, वर्ष के अंत में ही पहुंच गए सीधे। भाई शुरू में भी तो कुछ करोगे एक शिक्षक होने के नाते, तब तो वर्ष के अंत में जाओगे। तो शुरू में क्या करोगे? बच्चों के बीच में संबंध स्थापित करोगे, किस चीज़ के बारे में, उनके कॉन्सेप्ट, और जो बच्चे जिनके पास जो ज्ञान है उस चीज़ को रिलेट करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न देखेंगे। कथन: शिक्षक छात्रों को संबंधों की खोज करने और अपने आप से प्रतिमान ढूंढने में एक सुसाध्य का कार्य करता है। तो छात्रों को संबंधों की खोज करने और अपने आप से प्रतिमान ढूंढने, मतलब खुद से ढूंढने की अगर बात की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? अब भूमिका अभिनय, ये तो गलत हो गया। भूमिका मतलब कोई चीज़, कोई पात्र आपको दे दिया गया, उसको आप निभाओगे, मतलब आप उसमें खुद से कुछ नहीं ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो अभिनय तो हुआ नहीं। आगमन विधि इसी को कहा जाता है, जब खुद से आप चीज़ों को ढूंढने लगते हो उसको आगमन विधि कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। और आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें विशिष्ट हैं जो इसको जानते हो। ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाती है, ठीक है। मूर्त मतलब जो चीज़ें दिखती है वहाँ से अमूर्त की तरफ जाती है। तो यहाँ पर देखिए, अपने आप से प्रतिमान ढूंढने में एक सुसाध्य और कार्य करता है। तो याद रखिएगा, प्रतिमान खुद से अगर बच्चा ढूंढ रहा है तो पहले तो वही चीज़ ढूंढेगा जो उसे दिखेगा, और जो चीज़ें दिखेगा उसके बाद वो कुछ और ढूंढेगा। जैसे कि एक मोबाइल फ़ोन गिरा, ठीक है, एक फ़ोन गिरा, अब बच्चे को फ़ोन दिखा। अब बच्चे को जब फ़ोन दिखा तो उसने फ़ोन को उठाया, अब उसके बाद वो अपना दिमाग लगाना स्टार्ट करेगा। तो पहले मूर्त चीज़ देखा, उसके बाद दिमाग लगाना स्टार्ट किया, ये फ़ोन किसका हो सकता है, फिर अपना दिमाग लगाएगा कि चाचा का, ताऊ का, सबका मतलब सबका फ़ोन हो सकता है, या फिर पापा का हो सकता है, चाचा का हो सकता है, पड़ोस वाले अंकल जी का हो सकता है। तो इस तरीके से दिमाग लगाएगा, ठीक है। तो वो पहले उदाहरण की बात करेंगे, फिर आप यहाँ पर नियम की बात करेंगे। उसी को बोला जाता है आगमन विधि। विश्लेषण विधि के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। विश्लेषण मतलब बीच से काट करके अलग कर देना, मतलब कि जब टुकड़ों में चीज़ों को बांट दी जाती है, जैसे ABCDEFGH, ठीक है ना, तो इसको बोला जाता है विश्लेषण। एक होता है संश्लेषण, जब टुकड़ों को समेट करके सटा दिया जाता है उसको संश्लेषण विधि कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर खुद से प्रतिमान ढूंढने वाली बात जो है वो आगमन विधि है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो कुल क्वेश्चंस को हम लोग
10 क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन हमारा 15 से 20 मिनट लगता है। लेकिन दोस्त मैं यकीन दिलाता हूँ, अगर ये 15 से 20 मिनट आप दे रहे हो ना, तो आप वाक़ई में एक ऐसे टीचर बनने वाले हो, जो कि मज़ा आने वाला है आपकी लाइफ़ में। और जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, वो सीख कर के आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और कॉन्फिडेंस अगर जिस दिन बूस्ट हो गया ना, उस दिन आप क्वेश्चंस को खुद लगाना स्टार्ट करोगे, और उसके बाद से आपकी तैयारी जीत की स्टार्ट हो जाएगी कि हाँ, आप शिक्षक बनने वाले हो। अदरवाइज़ बहुत सारे बच्चे 5 मिनट, 10 मिनट वीडियोज़ को देखते हैं, कहते हैं मज़ा नहीं आ रहा, कुछ और देखते हैं। और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, वो मैं भी देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे क्या-क्या देखते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, उनका फ्यूचर है, उनकी लाइफ़ है, वो जो चाहे देखें। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, सीरियस अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो, तो वो सारे क्लासेस देखो जो इम्पोर्टेंट है, और उनसे आप कुछ सीखो, और सीख करके परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस दो, सिलेक्शन आप लो, ज़िंदगी सेट करो यार, इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको, ठीक है? टेक केयर योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मन है तो करिए गुरु दक्षिणा के रूप में। इतना देख लिया है तो सब्सक्राइब कर ही देना, बाकी इच्छा आपकी दोस्त। टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।